तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज के लेक्चर में मोस्टली हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और मोस्टली कॉम्पिटिटिव लेवल के सम्स होंगे। ये आपके बोर्ड्स लेवल के सम बीच में एक दो होंगे। तो जो लोग स्ट्रेट अवे, जैसे तुम लोग को पता ही कि मैं मेरे जो भी बैचेस होते हैं उसमें ना ही मेरा कोई अलग बोर्ड का बैच होता है, ना ही कॉम्पिटिटिव कोई बैच होता है, ना ही एनडब्ल्यूटी का, ना ही मेंस का कोई बैच होता है। सभी को मैं एक साथ पढ़ाता हूँ और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कराता हूँ। तो आज के लेक्चर में ये मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होंगे और कुछ कुछ बीच में बोर्ड्स के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो वो ऐसा करो, अगर आपको समझ में आता है कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन तो बढ़िया है, नहीं समझ में आता स्किप करके बोर्ड, मैं हर क्वेश्चन के पहले बताते जाऊंगा कि कौन सा बोर्ड का है, कौन सा कॉम्पिटिटिव का है, ठीक है। तो आप स्किप करके आगे बढ़ते जाओ और देखो कि बोर्ड के क्वेश्चन कहाँ पे है, और वो क्वेश्चन आप देख के ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये वीडियो पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मोर डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप सबको पता है कि एनर्जी रिलेटेड सम्स कितने ज्यादा आते हैं किसी भी एग्जाम्स में। तो पहली बात Q1 Q2 है। अगर मैं, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वन को मेरे को इनिशियली दोनों का डिस्टेंस क्या था, इनफाइनाइट। फिर मैं कैसे लेके आया, दोनों को नजदीक लेके आया, एक फिक्स सेपरेशन किसमें, आर में। तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, के Q2 Q1 बाई आर। अब दोनों को ऐसे लेके आने की बजाय मैंने एक को फिक्स किया और दूसरे को इनफाइनाइट से लेके आ गया, समझ में आया, वो भी कर सकते हैं। या मैंने इसको फिक्स किया और इसको इनफाइनाइट से लेके आ गया, बात तो एक ही है। The thing which only matters is initial separation was infinite between the two charges and final separation is r between the two charges. अब आप एक को मूव कराओ कि आप दूसरे को मूव कराओ कि आप दोनों की मूव कराओ कि दोनों को कैसा भी करके आप लेके आओ, it's not a path function, it's a point function. It depends only upon the initial separation that is infinite and the final separation which is r. ठीक है, ये डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें आते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। U21 का मतलब पहला जो टर्म है वो मूव कर रहा है, सेकंड वाला क्या है, फिक्स्ड। याद है तुमको क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी को हम किसमें मानते थे, रेस्ट में मानते थे, और बी से हम क्या मेजर करते थे, ए का रफ्तार। याद है कि नहीं, सेम चीज यहाँ पे भी। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है जो कि 1 है, 1 क्या है, हम रेस्ट में मानेंगे, कीपिंग Q1 फिक्स्ड। यानी कि U21 का मतलब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कब, आप 1 को फिक्स करो और 2 को इनफाइनाइट से मूव करके लेके आओ, समझ में। अब 1 को फिक्स करो और 2 को आप इनफाइनाइट से मूव करके लेके आओ, तो आपकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। आइए इसको कैसे लिखेंगे, U21, 2 फर्स्ट टर्म मूव कर रहा है, सेकंड टर्म क्या है, रेस्ट। समझ में आया कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि Q2 Q1 बाई आर, जो कि हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। इसको ऐसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 ड्यू टू Q1, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, समझ में। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड टर्म है उसको रेस्ट में रख के हमारा पहला टर्म जो है वो आया है इनफाइनाइट से, समझ में आया। सेम यहाँ पे U12 का मतलब क्या, 2 को फिक्स करेंगे, सेकंड टर्म क्या है 2 को फिक्स करेंगे और 1 को इनफाइनाइट से लेके आएंगे। अच्छा, 1 को जब हम इनफाइनाइट से लेकर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार बताओ, मैं 2 को इनफाइनाइट से लेके आऊं कि 1 को इनफाइनाइट से लेके आऊं, एनर्जी तो सेम होगी। तो एनर्जी आपका क्या है, U12 भी क्या है, के Q1 Q2 बाई आर ही है, दोनों एक्जैक्टली सेम है। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, Q1 को इनफाइनाइट से लाए कीपिंग Q2 फिक्स्ड, Q2 फिक्स्ड यानी सेकंड टर्म फिक्स करो और फर्स्ट वाले को कहां से लेके आओ, इनफाइनाइट से। इसको पढ़ा कैसे जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 ड्यू टू Q2, और ऑब्वियस सी बात है U12 इक्वल टू U21। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस चीज को लिख लो, ये आगे थोड़ा आगे काम आएगा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी था, अभी आपका टॉपिक अभी असली में शुरू होगा, ठीक है। देखो भाई, अभी लिख लो, अब एक तरीका सिखाने वाला हूं, अभी एक डेरिवेशन करूंगा जिससे आपको एक तरीका मिलेगा कठिन सम्स को करने का, जिससे तरीका मिलेगा कठिन सम्स को करने का। मान लो ये आपका ट्रायंगल है, याद है लास्ट मैंने कराया था, ये आपका मान लो Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। याद है मैंने बताया था कि अगर हमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स। पहला पेयर ये हो गया, तो इस पेयर की जो एनर्जी होगी, नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी रिटन एज U12, समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉरी 13, U13 प्लस U13 और 3 को रेस्ट में रखो, 1 को लेके आओ, बात एक ही है बेटा। U13 लिखो, U31 लिखो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्या है, ये U12, नेक्स्ट ये क्या होगा
23, आप U23 बोलो, आप U32 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको U13 प्लस U13/2 कर सकते हैं ना। पहला वाला टर्म को 2 बार ऐड किया, फिर डिवाइड बाय 2 किया, बात एक ही है। इसको लिख लिया U12 प्लस U12 डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिख लिया, U23 प्लस U23 डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज बताओ, U13 याद है, छोटा पहले भी कराया था, U12 इक्वल टू क्या होगा, U21। सिमिलरली U23 इक्वल टू क्या होगा, U32। U13 इक्वल टू क्या होगा, U31। अच्छा U13 इक्वल टू U31 का मतलब क्या है, यहाँ पे U13 इक्वल टू U31 का मैं मीनिंग समझाता हूँ। U13 इक्वल टू U31, U13 का मतलब क्या है, U13 लास्ट टर्म को देखो, U13 यानी कि सेकंड टर्म को रेस्ट में रखो, यानी कि इसको अगर रेस्ट में रखूं और Q1 को मैं इनफाइनाइट से लेके आऊं तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया, सेकंड टर्म का मतलब क्या है, 31 सेकंड टर्म को रेस्ट में रखो, इसको रेस्ट में रख दिया, Q1 को रेस्ट में रख दिया। अब Q1 को अगर मैंने रेस्ट में रखा है तो 3 को अगर इनफाइनाइट से मैं लेके आऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, सेम ही वर्क करना पड़ेगा बेटा। अब जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में समझाया था, एक को लेके आओ या दूसरे को लेके आओ, बात तो एक ही है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब अच्छा एक बार बताना, U13 और U31 सेम है कि नहीं, U13 और U31 सेम है कि नहीं। तो मैंने इस U13 को क्या कर दिया, U31/2 प्लस U12 प्लस U21/2 प्लस U23 प्लस U32/2। समझ में आया कि नहीं। अब ऐसा करेंगे, देखो हम आगे क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लो, हाफ हो जाएगा ये। U13 आगे में जिसके वन है ना सबको एक साथ कर लो, U13 U12, ये हो गया, ये हो गया, प्लस U2 वाले के साथ कर लो, U21 U23, प्लस 32 31 को एक साथ कर लो, क्या ये चीज आपको समझ में आई जो मैंने लिखा, ठीक है। अब साइड के कुछ चीजों को मैं मिटा देता हूं। अब एक चीज पढ़ते हैं, U13 का मतलब क्या है, 1 को मूव किया, U13 का मतलब क्या है, 1 को मूव किया, कीपिंग 2 एट रेस्ट, कीपिंग 2 एट रेस्ट अभी बताया था। अच्छा तो एक बात बताओ, U13 का मतलब क्या है, U13 का मतलब है, अच्छा तो देखो पहला टर्म का स्टडी कर रहे हैं, U13 का मतलब 3 को रेस्ट में रखा और 1 को लेके आए। नेक्स्ट U12 का मतलब क्या है, 2 को रेस्ट में रखा और 1 को लेके आए। अच्छा U13 प्लस U12 का मतलब क्या है, अच्छा दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पहला टर्म का मतलब 3 को रेस्ट में रखा और 1 को लेके आए। सेकंड टर्म का मतलब 2 को भी रेस्ट में रखा और 1 को लेके आए। इसका मतलब क्या है, इस पूरे ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को रेस्ट में रखा और 1 को लेके आए। समझ में आया कि नहीं, इन दोनों को रेस्ट में रखा और 1 को लेके आए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज हाफ U of 1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ सिस्टम, U1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ। अच्छे से देख, U13 प्लस 12, 13 का मतलब क्या है, 13 का मतलब क्या है, 3 को रेस्ट में रखा और 1 को लेके आए। U12 का मतलब क्या है, 2 को रेस्ट में रखा और 1 को लेके आया, यानी कि पूरे सिस्टम, रिमेनिंग सिस्टम को मैंने रेस्ट में रखा और 1 को लेके आया। पहला टर्म का ये मतलब है। समझ में आया कि नहीं। सिमिलरली सेकंड टर्म का मतलब क्या है, U21 प्लस U23, U21 का मतलब 1 को रेस्ट में रखा और 2 को लेके आया। U21 का मतलब क्या है, 1 को रेस्ट में रखा और 2 को लेके आया। सेकंड टर्म का मतलब क्या है, 3 को रेस्ट में रखा, 2 को लेके आया, यानी पूरे सिस्टम को रेस्ट में रखा और 2 को लेके आया। इसको मैं कह सकता हूँ कि नहीं, प्लस U2 ड्यू टू रेस्ट ऑफ सिस्टम। अगर आपको नहीं दिख रहा, मे भी नहीं दिख सकता है, U1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ सिस्टम, U2 ड्यू टू रेस्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। प्लस ये वाला क्या होगा, देखो आगे आगे 3 है तो U3 ड्यू टू रेस्ट ऑफ सिस्टम। समझ में आया कि नहीं बेटा,
ठीक है। अच्छा एक बात बता, अब एक चीज ऊपर वाली चीज में मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लो, ठीक है। अब एक चीज तुम लोग खुद एक बात बताओ, ये नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम थी, याद है ये नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम थी, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी को मैंने हाफ। एक बात बता, अगर मैं पहला वाला U1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सिस्टम, यानी रेस्ट ऑफ द सिस्टम क्या है, रेस्ट में, यानी कि 3 और 2 को अगर पहला टर्म क्या कहता है 3 और 2, रेस्ट ऑफ द सिस्टम को अगर मैं रेस्ट में रखूं और 1 को लेके आऊं, रेस्ट ऑफ द सिस्टम को अगर रेस्ट में रखूं और 1 को लेके आऊं, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या कहता है 1 और 3 को रेस्ट में रखूं और 2 को लेके आऊं, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा। और U3 क्या कहता है इन दोनों को रेस्ट में रखूं और इसको लेके आऊं। खुद एक बात बता, Q1 Q2 और Q3 आइडेंटिकल है कि नहीं, और अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो इन दोनों को रेस्ट में रख के इसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, इन दोनों को रेस्ट में रख के इसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, और इन दोनों को रेस्ट में रख के इसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, तीनों क्या होंगे सेम, तीनों क्या होंगे सेम। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 3U, 3U कह सकता हूँ कि नहीं, 3U1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी डाउट। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया 3/2 U1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ये वाला आप अभी के लिए लिख के रखो, मैं पूरा फॉर्मूले को यूज कैसे करना है बताऊंगा, और ये बहुत कठिन फॉर्मूले में यूज होता है, ठीक है। आपको लिखना क्या है फाइनल फॉर्म। अच्छा नंबर ऑफ चार्जेस कितना है 1 2 3 है कि नहीं, तो यहाँ पे 3/2 लिखा है, तो फाइनल होगा आपका n/2 U1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसको ऐसे याद रखते हैं नेट पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या यूज है मैं सब आपको बताऊंगा, इसका क्या यूज है मैं सब आपको बताऊंगा। हाँ अभी के लिए इसको लिख लो। हम अभी इस सवाल में आते हैं, जो आपके सामने जो सवाल है, इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे उस मेथड से, ठीक है। अभी जो मैंने मेथड आपको दिखाया, ठीक है। तो पहला क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। आंसर होगा n/2, n क्या है 3, n क्या होंगे 3 चार्जेस, तो आंसर क्या होगा 3/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सिस्टम। 1 इसको मान ले, इसकी वजह से मतलब U1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ सिस्टम क्या है, बाकी सिस्टम को रेस्ट में रखो, तो इसको रख दो रेस्ट में, इसको भी रख दो रेस्ट में, और इसको ले आओ कहां से इनफाइनाइट से। तो खुद बता इसको लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, इनका पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनका पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं। इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना है KQ²/L प्लस ये रेस्ट में था, तो इसको लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा KQ²/L। समझ में आया कि नहीं। ये रेस्ट में था, तो इसको लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा KQ²/L। ये डेरिवेशन कर चुका हूं। एक चार्ज रेस्ट में होता है तो दूसरे को लाने में मुझे वर्क कितना करना पड़ता है KQ²/L। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 3 KQ²/L। पिछले वाले रिजल्ट से मैच करा लो, सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करने का कोशिश करो। इसको 1 मान ले, तो ये क्या हो गया रेस्ट, ये भी क्या हो गया रेस्ट, ये भी क्या हो गया रेस्ट। साइड लेंथ को L मान ले, तो इसको लाए मान ले हम लोग इनफाइनाइट से, तो इसकी वजह से सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या होगा, देख ये अगर रेस्ट में, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी, तो हम आंसर देख कैसे लिखेंगे मैं समझाता हूं तुम लोग को। आंसर होगा n/2, n क्या है 4, 1 2 3 4 चार्जेस, तो 4/2 इनटू इन तीनों के रेस्ट में रहते हुए इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ा, इसको इसके प्रेजेंस में लाने में कितना वर्क करना पड़ा KQ²/L प्लस इसके प्रेजेंस में लाने में कितना वर्क करना पड़ा KQ²/L प्लस इसकी वजह से कितना वर्क करना पड़ा KQ²/L√2। पिछले वाले आंसर से मैच करा के देख लो, अगर रिजॉल्व करके देखोगे तो आपका रिजल्ट सेम आता हुआ दिखेगा। तो देखो ये एक स्टेप में ये सवाल हो जाता है, हालांकि आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखो हम पहले कैसे ये सवाल सॉल्व कर रहे थे, हम पहले कर रहे थे फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। समझ में आ रहा है। इसमें कितना था, इसमें 6 पेयर आ रहा था, याद है लास्ट क्लास में कराया था 6 पेयर आ रहा था। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं,
ठीक है। अब बोलोगे कि सर पिछला वाला फॉर्मूला तो मेथड तो इजी था, इजीली पेयर निकालना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन सोचो अगर सवाल आपको ऐसा देते, अगर सवाल आपको ऐसा देते, बोले कि क्यूब है जिसके हर वर्टेक्स में चार्ज क्यूब है, बहुत बढ़िया सवाल। एक क्यूब है जिसके हर वर्टेक्स में चार्ज क्यू है, जिसके हर वर्टेक्स में चार्ज क्या है, क्यू है। अब बोला है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। अब तुम सोचो, तुम्हें अगर बोले फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स, 1 2 3 4, इसका इसके साथ 5, इसका इसके साथ 6, इसका इसके साथ 7, इसका इसके साथ 8, फिर इसका बाकियों के साथ, फिर इसका बाकियों के साथ, इसका बाकियों के साथ, सोचो बहुत ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे, वो आपको वैसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u इक्वल टू n/2, इसको फर्स्ट चार्ज मान ले, ठीक है, साइड लेंथ l मान ले। ये क्यूब है जिसका साइड लेंथ क्या है, l, ये क्यूब है जिसका साइड लेंथ क्या है, l। अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, सब चार्जेस को एक डेजिग्नेशन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं नंबर। आई होप आपको वीडियो में दिख रहा होगा। मैं दोबारा से थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियरली ये चीज दिख जाए। ये हो गया आपका 3 2 8, ये 4 5 6 7, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हमने 1 को छोड़ के, 1 मान लो इनफाइनाइट से आ रहा है, 1 इनफाइनाइट से आ रहा है, 1 को छोड़ के बाकी सब क्या है रेस्ट में, तो 1 के साथ पेयरिंग करके हमको निकालनी है। समझ में आया, n/2, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 1 का 2 के साथ कितना होगा पता, अच्छा ये क्या आएगा, u of 1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। अच्छा 1 को छोड़ के कितने चार्जेस हैं, 2 एक है, तो u12 प्लस u13 प्लस u14 प्लस u15 प्लस u16 प्लस u17 प्लस u18। अच्छे से देखो, टोटल 7 टर्म आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज देखो, u12 u16 और u17, तीनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, l ही तो है। तो क्या ये तीनों टर्म सेम होंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 8/2 4 हो गया, u12 प्लस u16 प्लस u17 क्या होगा 3kq²/l। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, अगर आप देखो अभी आपने स्क्वायर का फेस डायगोनल होता है, एक होता है फेस डायगोनल, एक होता है बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है, 6 और 2 के बीच में जो होगा, 6 2, या 8 और 1 के बीच में जो होगा। बॉडी डायगोनल होगा 1 और 4 के बीच में, उसे बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो अभी हमने एजेस को देख लिया, अभी हम किसको देखेंगे, फेस डायगोनल को। फेस डायगोनल में 1 के साथ कौन आ रहा है 8, 1 के साथ कौन आ रहा है 8, 1 के साथ कौन आ रहा है 8, 1 के साथ और कौन आ रहा है 5। अच्छे से देखो 1 और 5 पीछे वाले फेस के बॉडी डायगोनल में होंगे, 1 5। नेक्स्ट हो गया 1 3 1 3, क्या ये तीनों फेस डायगोनल बना रहे हैं, समझ में आया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तीनों का भी नाम क्या फॉर्मूला आपका सेम ही होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, इन तीनों को जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3kq² डिवाइडेड बाई फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है l√2। समझ में आया। प्लस कौन सा बच गया, बॉडी डायगोनल 1 4। बॉडी डायगोनल का लंबाई कितना होता है बेटा, उतना तो आपको पता होना चाहिए, कितना होता है l√3, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिजल्ट। देखो कितना बड़ा सम होता है अगर हम पिछले मेथड से जाते, ठीक है। ये इस मेथड से किया तो आपका सम देखो थोड़ा क्या है, मैं समझा रहा हूँ बोल के आपको लग रहा है कि मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, बंदा खुद बैठ के सोचेगा ना ऐसे नाम क्या है, ये 1 मिनट का सवाल है, 60 सेकंड्स में सवाल सॉल्व कर सकता है अगर लिखने का पार्ट हम छोड़े तो। समझ में, बहुत बढ़िया सवाल है और इसको करने का यही एकमात्र तरीका है। अब दूसरे तरीके से जाओगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिख लो, मिटा देता हूँ। नेक्स्ट आपको मैं एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ।
एक रेगुलर हेक्सागन है, ये क्यू हर एज में चार्ज क्या है, क्यू है। आपको बताना है कि सिस्टम में अच्छा साइड लेंथ एल है, रेगुलर हेक्सागोन साइड लेंथ क्या है, एल है। तो आपको बताना सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक टर्म यूज, आपको सिर्फ आंसर के, क्यू और एल में ही देना है। ऐसा नहीं कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस को एक्स मान लिया, उसको भी एल के टर्म्स में निकालो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी एल के टर्म में निकालो, इन सब का बीच का डिस्टेंस एल के टर्म में आना चाहिए। तो आपका फाइनल आंसर इन्हीं तीनों टर्म में होना चाहिए। इसका आंसर करोगे मुझे आप लोग मैसेज करके भेजोगे जब भी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा कुछ इस फॉर्मूले के कुछ कंडीशंस है। ओनली इफ ऑल चार्जेस आर आइडेंटिकल, सारे चार्जेस जब आइडेंटिकल है तभी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, ये 4 कूलम, ये 7 कूलम, तब नहीं होगा ये, तभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सब अपने को इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा पेयरिंग कर करके, ठीक है। दूसरा चीज, ऐसा नहीं कि ये अब मान लो सवाल मैंने चेंज कर दिया, ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तब भी नहीं होगा। सारे के सारे चार्जेस एक्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए मैग्नीट्यूड और साइन के साथ। आखिरी चीज, सिमेट्रिकल सिस्टम होना चाहिए, नॉन सिमेट्रिकल होने से नहीं चलेगा। नॉन सिमेट्रिकल यानी कि नॉन रेगुलर हेक्सागोन होगा तब हम ये जवाब नहीं कर सकते। खुद सोचो ना, अगर नॉन रेगुलर हेक्सागोन हुआ तो सारे के सारे लेंथ अलग अलग है, तो आप समराइज कैसे करोगे चीजों को, आपको इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग लिख लो, ये वो वाला पॉइंट भी लिख लो, और ये सवाल आपको करके मेरे को भेजना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको लिख लेना चाहिए। ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बोर्ड्स एंड हायर लेवल, ठीक है। तो देखो सवाल में आपका पूछा ही है कि फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द सिस्टम। हमें समझना पड़ेगा कि डिसमेंटलिंग का मीनिंग क्या होता है। डिसमेंटल जो लोग इंग्लिश में अच्छे उनको पता होगा कि डिसमेंटल मतलब तोड़ देना। अच्छा तोड़ देना मतलब सिस्टम को तोड़ देना। अच्छा सिस्टम को तोड़ देना मतलब एक चार्ज का दूसरे चार्ज से प्रभाव ही खत्म कर देना। फिजिक्स में डिसमेंटलिंग ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, देखो डिसमेंटलिंग ऑफ सिस्टम मींस द इफेक्ट ऑफ वन चार्ज ऑन अनदर इज गॉन। मतलब अभी एक सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम नहीं है मतलब क्या, चार्ज सब इनफाइनाइट में, यानी तीनों, ये चार्ज भी इनफाइनाइट, ये चार्ज भी अपना इनफाइनाइट, ये चार्ज भी अपना इनफाइनाइट, तीनों आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं। समझ में आया? उसका मीनिंग क्या होता है, डिसमेंटल करना। डिसमेंटलिंग मींस सेंडिंग ऑल द चार्जेस टू इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा देखो अब हम कैसे करेंगे ये वाला, कितना एनर्जी दें। अच्छा एक बता, तीनों कितना एनर्जी मैं दूं ताकि ये चार्जेस क्या हो जाए, इनफाइनाइट में चले जाए। कितना एनर्जी मैं दूं कि ये सब चार्जेस कहाँ चले जाए, इनफाइनाइट में चले जाए। देख कैसे करेंगे। अभी सिस्टम का एनर्जी कितना है, अभी सिस्टम का एनर्जी यू है, वो कैसे निकाला हमने, kq²/L, kq²/L प्लस kq²/L, 3kq²/L। अब अगर मैं कोई एक्सटर्नल एनर्जी दूं, ये E स्टैंड फॉर एनर्जी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी दूं ताकि सिस्टम कहाँ चले जाए, इनफाइनाइट में चले जाए। अच्छा इनफाइनाइट में चला गया, इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, कोई इंटरेक्शन नहीं है चार्जेस में आपस में। अगर चार्जेस में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, 0। यानी कि पहले सिस्टम ऐसा था तो सिस्टम के पास यू थी, मैंने कुछ एक एनर्जी डाली जिससे सिस्टम कहाँ चला गया, इनफाइनाइट में, यानी सिस्टम की फाइनल एनर्जी क्या हो गई, 0। तो क्या मैं कह सकता हूँ, the external energy that I need to provide is minus u and the answer is minus 3 kq²/L, ठीक है। अच्छा देखो मैं क्लास में होता तो मैं अभी एक चीज डिस्कस करता कि ये नेगेटिव क्यों आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव, ठीक है। क्लास में डिस्कस करता, आप लोगों से पूछता, खैर से वीडियो क्लास में वो सब पॉसिबल नहीं है, तो मेरा एक आप लोग से एक सवाल है कि ये नेगेटिव क्यों आया, इसका जवाब आप लोग पूछ के मेरे को टेक्स्ट मैसेज में बताओ, ठीक है, ठीक है। चलो जो ये आपका अगला सवाल है, ये भी आप बोर्ड्स एंड हायर लेवल कह सकते हो, ये भी बोर्ड्स एंड हायर लेवल। अच्छा बोर्ड्स सिर्फ ऐसा नहीं कि ये बोर्ड्स ही है, उसके ऊपर वाले लेवल का भी है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल में भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको जब हम लोग वो एटम्स पढ़ाएंगे, एटम से न्यूक्लियाई पढ़ाएंगे चैप्टर जो आपके सेकंड बुक में है, उसमें भी आएगा, तब मैं आपको खुद सॉल्व करने दूंगा ये वाला, ठीक है। अभी आप लोग समझो क्या पूछा है। ये बोला है कि इनिशियली एक चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है,
चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है, और ये मास m है, ये चार्ज q है। इसको मैंने इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या, बहुत बड़ी डिस्टेंस, बहुत दूर से कुछ एक वेलोसिटी v से फेंका, कुछ एक वेलोसिटी v से फेंका। तो खुद एक अपना जब ये नजदीक आते जाएगा, नजदीक, ये चार्ज q है, स्मॉल q, जब ये नजदीक आते जाएगा तो ये कैपिटल Q क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ये कैपिटल Q से उसको रिपेल करेगा तो ये चार्ज क्या करेगा, एक्सेलरेट की डिसेलरेट, डिसेलरेट करेगा। खुद सोच, उस तरफ से वो धक्का दे रहा है कॉन्स्टेंटली और ये आगे बढ़ते जा रहा है। फिर इसका मोमेंटम है, कुछ इसका मोमेंटम है तो ये आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन डिसेलरेट होते जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे आके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे आके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सपोज दैट डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज इज r0, दैट डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज r0। उसके बाद क्या होगा, देखो होगा क्या, ये गया 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 गया, स्लो होते 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 यहाँ पे रुक गया और फिर वापस चले जाएगा, और वापस जाके क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हमें बोला है फाइंड दिस डिस्टेंस r0 एंड दिस r0 इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया कि नहीं? चलो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है कि नहीं? क्लास 11 में पढ़ाया था। क्लास 11 में मैंने किस किस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था? पॉइंट चार्जेस, रोलिंग बॉडी, रिजिड बॉडीज, जिसमें क्या आया था हमारा, रोटेशनल मोशन आया था। फिर किस में पढ़ाया था? फ्लूइड में पढ़ाया था। कहाँ पे? बर्नौलीज थ्योरम में। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ पढ़ाया था? पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कहाँ पढ़ा रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर कहाँ पढ़ाऊंगा? मैग्नेटिज्म में। आने वाला है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम तो पीछे नहीं छोड़ेगा, वो वहां से वो चलते ही रहेगा। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब याद रखना, इस पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 11 में मैंने क्या बताया था? इन यू के टर्म्स में क्या आता था? ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अभी एक और टर्म आएगा, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अच्छा ये बताओ, दूर से आ रहा है, कोई एक्सटर्नल वर्क कुछ करने का जरूरत है? कुछ नहीं, ये अपने आप इसकी कुछ वेलोसिटी, हमने माना है कि इसको कुछ वेलोसिटी मिल चुकी है ऑलरेडी, तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन कुछ नहीं है, ये खुद ब खुद जा रहा है, खुद ब खुद। ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानूं, इन दोनों को सिस्टम मानूं, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसकी वजह से रुक रहा है, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट आके रोक नहीं रहा है ना। यही दोनों को सिस्टम माना और यही दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो गया बेटा? जीरो। तो जीरो इक्वल टू, अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल स्टेज ये था, और इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा चार्ज क्यू तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? फाइनल स्टेज। खुद एक बात बता, फाइनली इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं, ये रुक चुका था। इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं, ये भी, ये तो रुका ही हुआ है हमेशा से, इसको हमेशा हमने रेस्ट में माना है। ये मान लो बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, जिसकी वजह से वो क्या है? रेस्ट में। समझ में आया कि बहुत हैवी है जिससे वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो, नेक्स्ट सिस्टम की क्या होगी? जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग सब कुछ ग्राउंड में मान रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर ही नहीं करेंगे। फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा बताओ? के क्यू बाई r0। समझ में है? माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv², प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी इनिशियली, देखो इनिशियल क्या था? ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था। इनिशियली कोई सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, हाँ है, लेकिन इसकी है नहीं है, प्लस जीरो। ये जीरो किसके लिए? इसकी काइनेटिक, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का देखते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है बेटा? इनफाइनाइट। बताया था कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अच्छे से देखोगे, ये भी क्या हो गया? जीरो। तो माइनस हाफ mv² को इस तरफ लेके आ जाओ, के क्यू बाई r0। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ r0 इज इक्वल टू 2k क्यू बाई mv²। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे चीज देखो, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो r0 क्या होगा? कम।
इनवर्स रिलेशनशिप में वेलोसिटी ज्यादा तो आर नॉट क्या होगा, कम। कैसे सोच, अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होती, माने ज्यादा वेलोसिटी फेंका तो ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा मोमेंटम, तो ज्यादा पास आके रुकता। ये वेलोसिटी मान ले कम होती तो दूर से पलटी मार के चले जाता। समझ में आ रहा है कि इतना तो लॉजिक बेटा आप लगा ही सकते हो। दूसरा पॉइंट अब ऐसे भी देख सकते हो यार, खैर अच्छा, दूसरा पॉइंट जो रहा, ये चीज का डिराइवेशन आगे एटम से न्यूक्लियाई में क्यों आएगा। याद है रदरफोर्ड थ्योरी जो थी आपकी, रदरफोर्ड का जो क्या था यार, मैं केमिस्ट्री में तो भूल ही गया, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, याद है उसमें ऐसा ही होता था। ये था गोल्ड न्यूक्लियस, याद है गोल्ड न्यूक्लियस, यहाँ से अल्फा पार्टिकल फेंकते थे, याद है अल्फा पार्टिकल फेंकते थे, और यहाँ पे आके कुछ कुछ डिफ्लेक्ट होके जाते थे, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट नहीं होते थे, कुछ कुछ एक्यूट एंगल में डिफ्लेक्ट होते थे, कुछ कुछ ऑप्टिक एंगल में डिफ्लेक्ट होते थे, और हजारों में से, हजारों 10,000 में से एक पार्टिकल था जो सीधा आके उल्टा पलट के जाता था। हम उसी पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, हम उसी पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं कि वो एक पार्टिकल सीधा आके जो पलट के जाएगा तो कितना डिस्टेंस से पलट के जाएगा, वो इस डिस्टेंस से पलट के जाएगा, और वो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं बेटा, ठीक है। तो देखो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में जो अगला सवाल आपके सामने है वो कुछ इस तरह है, आपके सामने है वो कुछ इस तरह है, फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग क्यू फ्रॉम ए टू बी। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा रिफ्लेक्शन के लिए, लेकिन ए टू बी, बी फॉर बॉल, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या है। तीन चार्जेस हैं क्यू क्यू क्यू, इनमें से ये वाला और ये वाला फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता। ये वाला चार्ज को हमको, ये पॉइंट ए है, इससे इस पॉइंट बी में लेके आना है, यहाँ से यहाँ पे धक्का मार के लेके आना है। पहली बात, कितना वर्क करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमको पूछा गया है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें क्या वर्क करना पड़ेगा। सवाल तो ये है भाई कि ठीक है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो तो बंदा कर ही लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज क्यू कहाँ पे था इनिशियली, यहाँ पे था, फाइनली मैं कहाँ पे लेके आ गया, इसको घसीट के यहाँ पे लेके आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब आपको पहली बात तो ये इनिशियल कंडीशन था, ये फाइनल कंडीशन है, ठीक है। पहली बात तो ये कि क्या इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे धक्का देने में कोई वर्क सच में करना पड़ेगा, सोच के देखते हैं। क्या वर्क सच में करना पड़ेगा, सोच के देखते हैं। तो भैया देखो इसका जवाब ये है, खुद ही सोच, ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सोच के देख, ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। याद है मैंने इस पर नेट फोर्स निकलवाया था, याद है मैंने नेट फोर्स निकलवाया था, तो नेट फोर्स किस तरफ आ रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था। तो इसमें नेट फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है और तुम्हें धक्का किस तरफ देना है, नीचे की तरफ धक्का देके लेके आओगे ना भाई। तो खुद सोच, नीचे की तरफ अगर धक्का देके लेके आओगे, नीचे की तरफ धक्का देके लेके आओगे, तो तुम्हें तो वर्क करना ही पड़ेगा ना भाई। सोच के देख, इसमें नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो तुझे दबाना पड़ेगा ना इसको, तुझे दबा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा ना। तो तुझे एफर्ट देना पड़ेगा कि नहीं, और सिंस तुझे एफर्ट देना है तो वर्क डन तेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है बेटा, कैसे करेंगे देखो, ट्राई करके देखते हैं। अब अगेन वर्क एनर्जी फॉर्म लगाओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। अब देख एक बात बता, इनिशियली तीनों का काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0। फाइनली भी तीनों का काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0, क्योंकि हमें बोला है स्लोली स्लाइड करने के लिए। अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो क्या बोलेगा, एकदम स्लोली स्लाइड करके लेके आओ। तो स्लोली स्लाइड करके लेके आएंगे तो इनिशियली भी वेलोसिटी लगभग 0, फाइनली भी वेलोसिटी क्या है, 0। तो आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी फाइनल भी क्या हो गया, 0, इनिशियल भी क्या हो गया आपका 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू यू फाइनल माइनस इनिशियल। और अच्छे से देख, वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो निकालना है हमें, कितना वर्क करना पड़े कि आपका इनिशियल से फाइनल में पहुंच जाए। समझ में आया। अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, साइड लेंथ को एल मान लो। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स। पहला पेयर हो गया ये, दूसरा पेयर हो गया ये, और तीसरा पेयर हो गया ये। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, और तीसरा पेयर इसको और इसको मिला के। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या होगा। पहला पेयर ये क्या हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई एल बाई 2 प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई बीच का डिस्टेंस कितना है, एल बाई 2। तो इसके आगे क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, इसके आगे मैं 2 लिख सकता हूँ, प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसका और इसका,
k⁵ माइनस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे k⁵ और k⁵ तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 3k⁵ समझ में आया कि नहीं बेटा, कोई भी डाउट। अच्छा ये 2 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4k⁵ 4k⁵ प्लस k⁵ कितना हो गया 5k⁵ 5k⁵ माइनस 3k⁵ आंसर क्या आ गया 2k⁵. मैंने पहले ही बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा पॉजिटिव, सॉरी वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आया कि नहीं, समझ में आया, कोई भी डाउट। अब आपको एक सवाल खुद से करना है, आपको सवाल ये वाला करना है कि अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो आंसर क्या होता, ये आपको खुद से करना है। समझ में आ रहा है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो आपका आंसर क्या होता। ठीक है, चलो बेटा। तो बच्चों जो अगला सवाल है हमारे पास पढ़ लो उसको। सवाल में ये बोला गया है, मैं समझा देता हूँ मीनिंग क्या है। बोला है 3 चार्जेस हैं, इस चार्ज को घसीट कर यहाँ पे लाना है सेंटर में। इस चार्ज को मीन द टाइम घसीट के यहाँ के सेंटर में लाना है और इस चार्ज को घसीट के यहाँ पे लाना है। तो नेट वर्क डन कितना होगा, बड़ा ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो इसको देखो करेंगे कैसे। पहले हम मान लेते हैं ये इनिशियल है और फाइनल क्या होगा, तीनों चार्जेस यहाँ पे हैं, ये Q और ये कितना हो गया Q। समझ में आया कि नहीं। ऐसा करते हैं इनकी बीच में मैं एक डॉटेड लाइन दे देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। बच्चे मैक्सिमम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बता, ये लेंथ कितना है L/2, ये भी लेंथ कितना है L/2, ये भी लेंथ कितना है L/2, ये सारे लेंथ क्या है L/2। ठीक है, चलो अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। इनिशियली तीनों चार्जेस रेस्ट में थे, फाइनली भी स्लोली मूव करा के तीनों को रेस्ट में लाया है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या हो गए 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हमें बोला है क्या हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। एक बार बता, जब तीनों को मूव करा दिया मैंने इन तीनों पॉइंट पे, ये लेंथ कितना है L/2, ये भी कितना है L/2। अच्छे से देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं, ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं, क्या ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं सेम। तो ये L/2 तो ये भी L/2, ये L/2 तो ये भी L/2। या मिड पॉइंट थ्योरम से भी कर सकते हो, बहुत सारे थ्योरम है, ये सब क्लास 10 में पढ़ चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 10 में बेटा सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ये सब इसी दिन के लिए तो पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल वगैरह जो भी पढ़ा था आपने इसी दिन के लिए पढ़ा था कि यहाँ पे आके आप लोग इजीली सॉल्व कर सको। तो ये भी L/2, ये भी L/2, ये भी L/2। तो हमारे पास 3 पेयर बनेगा, पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये। सिस्टम का नेट एनर्जी कितना हो जाएगा 3k⁵ L/2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, ये तो 1000 बार कर चुके हैं यार, k⁵ L, k⁵ L 1000 बार कर चुके हैं। और कितना कर रहे हैं 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 6k⁵ L माइनस 3k⁵ आंसर कितना आया 3k⁵L। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इनमें से कोई सा भी एक चार्ज नेगेटिव अगर है, कोई सा भी एक चार्ज अगर नेगेटिव है तो आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। कोई भी एक चार्ज अगर नेगेटिव है तो फाइनल आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया सवाल आप लोग के सामने। मैं पहले सवाल समझाऊंगा फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल सुनते हैं। पहले सवाल में ये बोला है कि आपका 2 चार्जेस हैं, एक +Q एक -Q। इंपॉर्टेंट बात है ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों का मास एक्जैक्टली सेम है और ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके मूव करके फाइनली एक टाइम आएगा व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। रिड्यूस्ड बाय हाफ का मतलब क्या है, दोनों नजदीक आके फाइनली मान लो ऐसा सिस्टम हो जाएगा, इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया L/2। इनिशियल सेपरेशन क्या था L, दोनों ही मूव किए, दोनों मूव करके इनका सेपरेशन क्या हो जाएगा L/2। अच्छा खुद एक बात बता, दोनों को मैं पकड़ के लेके आऊंगा खुद ब खुद आएंगे, खुद ब खुद आएंगे। और अगर खुद ब खुद आ रहे हैं तो एक्सेलरेट करके आएंगे। क्यों एक्सेलरेट करके आएंगे, क्योंकि दोनों में ही क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट करके आएंगे। तो एक्सेलरेट करके आएंगे तो दोनों का ही कुछ एक वेलोसिटी v होगा और सिर्फ दोनों का मास, चार्ज भी सेम, मास भी सेम, तो वेलोसिटी भी क्या होगा आइडेंटिकल। दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा सेम v होगा। हमको वही वेलोसिटी v निकालने बोल रहा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
हमें वही वेलोसिटी v निकालने बोला है, फाइंड द वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं, दोनों वही वेलोसिटी v निकालने बोला है। अब ये सवाल जो लोग मेरे पास क्लास 11 किए हो, ग्रेविटेशनल कॉपी अभी के अभी खोलो और अभी के अभी ऐसा सवाल दिया था, और उस सवाल में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर मैंने ये सवाल कराया होगा, पक्का हर साल कराता हूँ, कॉपी खोल के देखो, ठीक है। और ये शायद स्कूल में भी कराया था, डॉन बॉस्को में स्कूल में भी कराया था, देख सकते हो जिन्होंने, आई होप आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग वहां से वो वाला पहले देखो और ये सवाल को खुद से करने का ट्राई करो। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज कंसिडर करेंगे, कंसिडर नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तुम लोगों ने देखा होगा, दो चुंबक होते हैं, दो चुंबक मान लो, दो चुंबक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चुंबक यानी मैग्नेट हम रियल लाइफ में ज्यादा देखते हैं एज कंपेयर टू चार्ज बॉडीज। एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल मान लिया, तुमने ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, खिंच के आएगा कि नहीं? किसके लिए खिंच के आ रहा है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए? दोनों के लिए खिंच के आ रहा है, लेकिन कह सकते हैं 99.99% मैग्नेटिक फोर्स के लिए और 0.01% ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। वही वाला सीन यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, लेकिन इतना कम लग रहा है कि उसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रही है। मूवमेंट किसके लिए हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ठीक है। चलो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, जो भी है हमारा रिलेशन, इनको मैं धक्का देख के लेके आ रहा हूँ कि खुद आ रहा है, यानी कि सिस्टम आपस में इंटरनल फोर्स लगे कर रहे हैं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका साफ साफ मतलब है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0। इनिशियली पार्टिकल की कोई वेलोसिटी थी, दोनों इनिशियली क्या थे? रेस्ट में थे, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम क्या हो गई? 0। समझ में आया कि नहीं? चलो अभी लिखते हैं। फाइनल ये हो गया 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? फर्स्ट चार्ज की हाफ mv², सेकेंड चार्ज की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। ये टर्म हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या होगा बताओ? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के क्यू, याद है मैंने बताया था एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो साइन के साथ पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा आपका? L/2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या है? के क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा आपका? L। अच्छा खुद एक बात बता, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो गया आपका 2 माइनस 1 तो क्या बचा? 1। तो आपका फाइनल जो रिलेशन बचेगा हाफ mv² प्लस हाफ mv² हो गया mv², और खुद सॉल्व करके देख लेना, वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? k q²/L। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी हो गया √। बहुत बढ़िया सवाल है, समझ में आया? k q²। समझ में आया कि नहीं? डाउट है कुछ भी? पक्का? ठीक है, तो ये वाला आप लोग लिख लो, और नेक्स्ट मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं जो आपको खुद से करना है। खुद से क्या करना है? देखो, ये चार्ज q है, ये माइनस q है, ठीक है। सवाल आपका सवाल ये नहीं है, सवाल आपका ये कि अभी दोनों पॉजिटिव है। सवाल है कि अभी दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो सवाल अभी ये है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन डिस्टेंस इज डबल्ड। अभी आपका सवाल ये है। अच्छा डबल्ड क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो दोनों दूर जाएगा। अभी फाइनल सेपरेशन क्या हो जाएगा? ट्वाइस L। तो उस टाइम पे दोनों की कुछ एक वेलोसिटी होगी, आपको वही वेलोसिटी आपको निकालनी है। क्या आपको ये चीज समझ में आया? ये सवाल आप खुद से करोगे, ठीक है। अच्छा इस सवाल में एक और वेरिएशन है, बहुत बढ़िया वेरिएशन है वो, मतलब आप JEE मेंस या एडवांस लेवल का सवाल आप मान सकते हो। वो सवाल का मैं आपको समझा रहा हूं, वो सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। सवाल आपका ये है, ये Q है, ये माइनस Q है, ये मास M है, लेकिन इसका मास ट्वाइस M है, यानी कि ये क्या है? भारी। ये क्या है? थोड़ा भारी है। तो खुद एक बार बता, ये वाला जो केस था, इसमें दोनों चार्ज अगर आके मिलते तो कहाँ पे मिलते? एग्जैक्टली मिड पॉइंट में मिलते। लेकिन यहाँ पे दोनों, जब ये प्लस या माइनस दोनों आके मिलेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे? फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कराया था, याद करो, कहाँ पे मिलेंगे? सेंटर ऑफ मास में। कहाँ मिलेंगे? सेंटर ऑफ मास में। समझ में आया कि नहीं? कहाँ मिलेंगे? सेंटर ऑफ मास में। तो वो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा आपको निकालना है।
ठीक है। अब आपके लिए सवाल ये है, सेम सवाल है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन डिस्टेंस इज हाफ्ड, व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ्ड। सुनो अच्छे से, सब कुछ सेम है, फाइंड द वो वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑन द डिस्टेंस। अच्छा खुद एक बात बता, अभी इनका सेपरेशन क्या है? अभी इनका सेपरेशन क्या है? L। फाइनली जब दोनों आएंगे, कुछ एक टाइम आएगा जब इनका सेपरेशन L/2 हो जाएगा, कुछ एक टाइम आएगा उनका सेपरेशन L/2 होगा। लेकिन खुद सोच के देख, इस केस से मैं थोड़ा कंपेयर करता हूं, ये Q था, ये -Q था। इनिशियल सेपरेशन क्या था? सिर्फ क्लास में नहीं होना, अभी मतलब लाइव प्रेजेंस नहीं है ना, तो मैं आपको सवाल पूछ भी नहीं सकता। दैट इज वन मेजर इशू। फाइनल सेपरेशन क्या था बेटा? L/2। अब मेरा सवाल ये है कि इनिशियल सेपरेशन L था, फाइनल सेपरेशन L/2 था, तो इंडिविजुअल चार्ज कितना मूव किया? क्या कह सकता हूं इंडिविजुअल चार्ज L/4 मूव किया है, क्योंकि L/4 प्लस L/4 प्लस L/2 इज L, तो इंडिविजुअल चार्ज L/4 मूव किया है, समझ में? और दोनों सेम डिस्टेंस मूव किए हैं, लेकिन अभी इनका सेपरेशन क्या है? L। फाइनली कुछ एक सेपरेशन हो जाएगा, आपका L/2, फाइनली कुछ एक सेपरेशन हो जाएगा आपके L/2। लेकिन खुद बताओ, इसने जो डिस्टेंस मूव किया होगा और इसने जो डिस्टेंस मूव किया होगा, सेम होगा कि अलग होगा? अलग अलग होगा। तो आपको ये भी बताना है, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच चार्ज। पहली बात, दोनों की जो वेलोसिटी होगी v1 और v2 वो भी अलग अलग होगी, दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल भी अलग अलग होगा। और ये सेम सवाल मैंने क्लास 11 में कराया, ग्रेविटेशन चैप्टर में, कॉपी खोल के देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, एडवांस लेवल का सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपको खुद से। ठीक है, मैं दोबारा कुछ रिपीट कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन डिस्टेंस इज हाफ, इनिशियल सेपरेशन L था, फाइनल कुछ एक सेपरेशन L/2 हो गया। दोनों का अलग अलग वेलोसिटी होगी, दोनों का वेलोसिटी निकालना है, v1 भी निकालना है, v2 भी निकालना है, और दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी आपको निकालना है। ठीक है बेटा, बढ़िया सवाल है ये। बेटा अगला सवाल है बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा सिमिलर सवाल मैंने क्लास 11 में भी कराया था, लेकिन तब भी मजा आया था, आज भी मजा आएगा। सवाल सुनो क्या है, बोला है ये एक चार्ज पार्टिकल है, स्मॉल क्यू जिसका मास m है, स्मॉल क्यू जिसका मास m है। ठीक है, हमने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है, ये मान लो तीनों चार्ज अभी रेस्ट में है, इन दोनों बड़ा बड़ा कैपिटल क्यू जो कि दोनों पॉजिटिव है, उनका सेपरेशन है 10r। एक माइनस क्यू चार्ज है जो कि कैपिटल क्यू से कितना दूर है? स्मॉल r डिस्टेंस दूर। कितना डिस्टेंस दूर? स्मॉल r डिस्टेंस दूर है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम एक बार बताओ, ये जो माइनस क्यू है ये किसकी तरफ आना चाहेगा? ये किसकी तरफ आना चाहेगा? Q1 की Q2 की तरफ। मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अभी ऐसे Q1 Q2 दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। किसकी तरफ आना चाहेगा? ऑब्वियसली Q1 की तरफ आना चाहेगा, ऑब्वियसली Q1 की तरफ आना चाहेगा। Q2 की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि Q1 नजदीक है उसके, समझ में आ रहा है कि नहीं? Q2 तो दूर है, तो Q1 के नजदीक जाएगा, Q1 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये इस पे कम फोर्स लगा रहा है, ये इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। समझ में आया? तो हमें बोला है फाइंड v मिनिमम, लिख लो यार ये, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी सो दैट माइनस क्यू रीचेस द अदर चार्ज, यानी कि हम इसको कितना वेलोसिटी देता कि ये उस तक पहुंच जाए। अच्छा उस तक पहुंच जाए तो हम किस तरफ वेलोसिटी देंगे? ऑब्वियसली इस तरफ देंगे वेलोसिटी। हम कितना वेलोसिटी देंगे उस तरफ पहुंच जाए, मिनिमम कितना वेलोसिटी दे। समझ में आया? अब ये सवाल करें कैसे? चलो, पहली बात तो आपको वर्क एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगाना है। पहले लिख लेते हैं, अब देखो समझाता हूं आप लोग को। एक बात बताओ, मैं फाइनल पॉइंट क्या पकड़ूं? इनिशियल पॉइंट तो चलो ये है, मैं फाइनल पॉइंट क्या पकड़ूं? मेरे को समझ में आ रहा है फाइनल पॉइंट क्या पकड़ूं। तो देखो अकल लगाने की चीज है, अकल ये लगानी है कि यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से बनाऊं ताकि वो डायग्राम खराब ना हो। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये मिड पॉइंट का लाइन हो गया। मान ले मैंने Q को कुछ एक वेलोसिटी दी जिससे कि वो जस्ट यहां पहुंच गया, जस्ट मिड पॉइंट में पहुंच गया।
जस्ट मिड पॉइंट में पहुंच गया। एक सेकेंड, ये चार्ट लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये मान लो मिड पॉइंट का लाइन। अच्छा, मिड पॉइंट का लाइन यानी कि इससे कितना दूर, 5 आर, इससे भी कितना दूर, 5 आर, टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 आर। ये इससे कितना दूर, 1 आर। अगर मान लो मैं माइनस क्यू को यहां तक पहुंचा दिया, माइनस क्यू को मैं यहां तक पहुंचा दिया, मैंने इस तरह से वेलोसिटी दी, माइनस क्यू को यहां पे पहुंचा दिया, और थोड़ा सा मतलब यहां पे पहुंच गई, उसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी है, थोड़ी सी वेलोसिटी है, जिससे वो जस्ट यहां पे चली गई, जस्ट थोड़ा पार करके चली गई। अच्छा, थोड़ा पार करके जाएगी तो खुद बता, थोड़ा सा पार करके गई, अब माइनस क्यू पे, मतलब कि मैं ये बता रहा हूं कि मैंने माइनस क्यू को मिड पॉइंट के इस तरफ लेके आ गया। ये ब्लैक लाइन मिड पॉइंट की लाइन है, और मिड पॉइंट के जस्ट इस तरफ लेके आ गया। अच्छा, मैंने अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे पहुंचा दिया, थोड़ा सा भी इस तरफ पहुंचा दिया, तो अब इस माइनस क्यू पे, अब इस माइनस क्यू पे किसका ज्यादा प्रभाव है, 1 का कि 2 का बेटा, 1 का कि 2 का, 2 का। तो 2 तो अपने आप खींच लेगा ना इसको, क्योंकि ये किसके नजदीक आ गया, ये किसके नजदीक आ गया, 2 के नजदीक आ गया। अच्छा, 2 के नजदीक आ गया, इसका मतलब क्या है, 2 अपने आप खींच लेगा। तो हमें इसको क्या यहां से पूरा Q2 तक पहुंचाने की जरूरत है नहीं। अगर मैं इसको यहां से जस्ट मिड पॉइंट तक पहुंचा दूं, जस्ट मिड पॉइंट तक पहुंचा दूं, तो उसके बाद तो Q2 अपने आप ही खींच लेगा उसको। तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट में पहुंचते टाइम इसकी वेलोसिटी क्या मानेंगे हम, लगभग 0। थोड़ी सी क्यों मिड पॉइंट क्रॉस कर ले, लेकिन मानेंगे तो 0। समझ में आया कि नहीं। तो फाइनल पॉइंट हम क्या मानेंगे, इसको सेंटर में। सवाल समझ में आया, सोल्यूशन समझ में आया, बहुत बढ़िया, 1 नंबर सवाल है। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से सीखा, यहाँ पे फाइनल सेपरेशन मानेंगे, ऐसा नहीं है बेटा, मिड पॉइंट में मानना है फाइनल सेपरेशन। क्योंकि मिड पॉइंट पे अगर रास्ता थोड़ा रास्ता से पहुंच गया ना, उससे आगे तो ये Q2 ही अपने आप खींच लेगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, इसकी काइनेटिक एनर्जी वैसे भी 0, इसकी भी 0, और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0। फाइनली तो मिड पॉइंट में वो कितने वेलोसिटी से पहुंची, 0 से, तो ये क्या हो गई, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, K by 10R, Q² by 10R प्लस इन दोनों का पेयर बताओ भाई, Q minus Q by 5R इंटू 2 होगा कि नहीं, इंटू 2 क्यों, क्योंकि ये वाला भी पेयर बनेगा। समझ में आया। और Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की, हाफ mv²। इसका काइनेटिक एनर्जी 0, इसका भी 0, सिर्फ इसका है हाफ mv²। ठीक है, प्लस, अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, Q² by 10R प्लस इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई 9R। ये 1 आ रहा है तो ये कितना हो गया, 9R, क्योंकि टोटल क्या था, 10R। तो बेटा आपका ये वाला जो बचा, दिस टर्म माइनस दिस माइनस दिस, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये तो बेटा हमने इसको वेलोसिटी दे ही दी है, हम खुद तो और धक्का नहीं दे रहे, हमने बस एक वेलोसिटी दे दी, तो वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी में शामिल हो ही चुकी है, तो हम लोग इसको भी क्या मानेंगे, 0। तो ये 0 हो गया इस तरफ, Q² by 10R, Q² by 10R कैंसिल गया कि नहीं, ये बचेगा, ये कितना है बेटा, Q माइनस 2 by 5R माइनस हाफ mv² माइनस ये प्लस हो जाएगा Q by R 1 + 1 by 9। ये आपके पास इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करके हाफ mv² को उस तरफ लेके जाके वेलोसिटी का टर्म आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बोलोगे तो मैं करके भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद तो बस सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स से आपको सॉल्व करना है। तो इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि हम इस चार्ज को कहाँ तक पहुंचाएंगे, सेंटर पॉइंट तक। सेंटर वर्ड यूज करना गलत है, यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट के इस तरफ इसका ज्यादा प्रभाव होता है, न्यूट्रल पॉइंट के इस तरफ इसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो हमें बस इसके प्रभाव के अंदर लाना है, बाकी तो वो ये अपने आप ही खींच लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये सवाल मैं थोड़ा चेंज करके देने वाला हूँ, ये सवाल आपको पहले नोट डाउन कर लो और इसका सॉल्यूशन जो भी रिजल्ट आता है लिख लो,
ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब सवाल मैं थोड़ा बदल के देने वाला हूँ। सवाल आपका ये है, अब सवाल थोड़ा कठिन हो जाता है। ये मान लो आपका है चार्ज 2Q और ये है आपका चार्ज 4Q। समझ में आ रहा है? ये चार्ज 2Q, ये चार्ज 4Q, ये चार्ज -Q। ठीक है, अब बोला है कि मैं कितना वेलोसिटी से फेंकूं कि ये जस्ट इस तक पहुंच जाए। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका और इसके लिए जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? न्यूट्रल पॉइंट। फिर इस चार्ज को हम इस वेलोसिटी से फेंके कि ये जस्ट न्यूट्रल पॉइंट तक 0 वेलोसिटी से पहुंच जाए। उसके बाद आ गया आपका जवाब। तो ये थोड़ा बढ़िया सवाल हो जाता है और ये आप खुद से प्रैक्टिस, खुद से सॉल्व करोगे। समझ में आया बेटा? लिख लो सवाल। ये थोड़ा बोर्ड्स लेवल का है, थोड़ा इसको आप बोर्ड्स लेवल कह सकते हो, लेकिन बढ़िया सवाल है, मतलब नो डाउट बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो सवाल देखो क्या है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो दोनों रिपेल करते 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 फाइनली इनफाइनाइट में जाएगा। क्यों इनफाइनाइट में जाएगा? कि फोर्स दोनों का रिपल्शन फोर्स कब तक लगता है? इनफाइनाइट तक तो लगता ही है बेटा, इनफाइनाइट तक तो लगता ही है, क्योंकि दूर जाते जाते भले ही फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो रही है लेकिन लग तो रही है, तो ये दूर जाते जाएगा। कब तक जाते रहेगा? इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट में जाएगा तब दोनों की कुछ एक वेलोसिटी होगी कि नहीं? हमें वही वेलोसिटी निकालने बोला है। हमें क्या निकालने बोला है? वही वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली बात है, दोनों एक दूसरे के रिपल्शन की वजह से जा रहा है, मैंने कोई वर्क नहीं किया है, मैंने कुछ धक्का नहीं दिया है, आपस में धक्का दे के जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो गया? 0। इनिशियली ये वाला सिस्टम था, इनिशियली दोनों r डिस्टेंस में थे, तो इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। फाइनली जब इनफाइनाइट में पहुंच गए तब दोनों में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, उस चीज पे आएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? मान ले दोनों का वेलोसिटी v है, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर इंटू 2 कर दिया इसको, तो इसका भी हाफ mv स्क्वायर, इसका भी हाफ mv स्क्वायर, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? k q स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो 0 हो गया, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? k q स्क्वायर बाई r। समझ में आया कि नहीं? ये चीज क्या हो गया बेटा? 0। ये यहाँ पे आ गया, k q स्क्वायर बाई r इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ कैंसिल mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितना आ गया बेटा? रूट ओवर k q स्क्वायर बाई mr। समझ में आया बेटा? बढ़िया सवाल। ठीक है, तो अब देखो, डाउट है कुछ भी आपका? ठीक है, मिटा दे रहा हूं। देखो ये सवाल तो आपको समझ में आया। अब मैं और बढ़िया सवाल आपको देता हूं होमवर्क में, और बढ़िया सवाल। ये तो चलो ठीक है, आसान सवाल था। ये बढ़िया सवाल आपको होमवर्क में ये हो जाएगा, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, तीनों तीनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है कि नहीं? साइड लेंथ कितना हो गया आपका? एल। साइड लेंथ कितना हो गया? एल। तीनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है कि नहीं? तीनों आपस में किसको रिपेल कर रहा है? एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो तीनों रिपेल करके कहाँ कहाँ जाएंगे? फाइनल इनफाइनाइट में जाएंगे। तो तीनों फाइनली जब इनफाइनाइट में होंगे, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, तीनों का मास m है, तीनों का मास m है। तो फाइनली जब तीनों इनफाइनाइट में होंगे, तीनों की कुछ एक वेलोसिटी होगी। आपको उन तीनों की वेलोसिटी बतानी है। समझ में आया कि नहीं? आपको बताना है इसका कितना वेलोसिटी होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि सिस्टम आइडेंटिकल है। तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज एट इंफिनिटी। समझ में आया कि नहीं? अगला एक और सवाल, अगला एक और सवाल, ये वाला बढ़िया है, बहुत बढ़िया सवाल है। हर वर्टेक्स में चार्ज क्यों रखा हुआ है? वर्टेक्स एक क्यूब है, क्योंकि हर वर्टेक्स में चार्ज क्यों रखा है? बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब क्या किया, ये ऐसा नहीं कि ये क्यूब किसी डब्बे का बनाया है कुछ। मान लो एक हाइपोथेटिकल हवा में, स्पेस में, फ्री स्पेस में एक क्यूब है, इमेजिनरी क्यूब, जिसके वर्टेक्स में 8 चार्जेस रखे हुए हैं, ईच मतलब सबका बीच का साइड लेंथ क्या है? एल। अचानक क्या किया मैंने, सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दिया, तो सारे के सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके कहाँ पे जाएंगे? हर 8 डायरेक्शन में ये फैल जाएंगे कि नहीं? फैल के कहाँ जाएंगे? 8 डायरेक्शन में जाएंगे, इनफाइनाइट में चले जाएंगे सबके सब चार्ज। तो हर चार्ज की कुछ एक वेलोसिटी होगी, जब वो इनफाइनाइट पहुंचेगा तो आपको वो वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे बेटा? अभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, याद निकलवाया था, n/2 इंटू u1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। उससे पोटेंशियल एनर्जी आ गई और उससे 8 की काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दोगे। इनफैक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। समझ में आया? ये वाला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ये आपको खुद करना है। अगला एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, लिख लो ये वाला। अगला एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सवाल सुन लो,
सवाल सुन लो, तभी थोड़ा बहुत लिखा लेता हूं। मेंडेल कोलाइट, मेंडेल कोलाइट, देखो बोला ये है, समझना बढ़िया से, ठीक है। ये एक चार्ज क्यू है जिसका रेडियस आर है, चार्ज क्यू है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। कैपिटल क्यू है, तो ये क्यू है, एक और चार्ज क्यू है, लेकिन ये माइनस क्यू है। मतलब आप ये समझते हो ना बॉल्स, जैसे आपको वो जो दो कॉस्को बॉल समझ लो, ठीक है। तो कॉस्को बॉल है जिसमें चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कितना है क्यू, इसमें हर तरफ क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज, कितना है क्यू। इनिशियल सेपरेशन दोनों के सेंटर का 10R है, इनिशियल सेपरेशन दोनों के सेंटर का क्या है 10R। इसका मास भी m, इसका मास भी m, दोनों ऑब्वियसली अट्रैक्ट करके टकराएंगे एक दूसरे से। आपको बताना है कि जब ये टकराएंगे तो किस वेलोसिटी से टकराएंगे, समझ में आया कि नहीं। जब ये टकराएंगे तो किस वेलोसिटी से टकराएंगे, ठीक है। चलो ये हुआ आपका सवाल, और ये सवाल पे हम खत्म करते हैं आज का वीडियो। पूरा कंपेटिटिव लेवल का वीडियो था, बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो में हो सकता है कि आपको ऑब्वियसली बात है बोर्ड लेवल का है नहीं ये चीज, बोर्ड के ऊपर के लेवल का, तो आपको अगर सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है तो इस वीडियो का आप दिल खोल के इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड में इस लेवल के सवाल इतने आएंगे नहीं, जो मैंने थोड़े बहुत बताए थे एक दो बोर्ड के सवाल, वही प्रैक्टिस कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। और बाकी लोग जो कम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो मैंने मटेरियल दिए उनसे भी सवाल ढूंढ के करना है आपको।